एलिस इन बॉर्डरलैंड एक अंडररेटेड सीरीज यानी जिसको जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मगर स्क्विड गेम के सीजन 2 के आने के साथ में ये सीरीज भी सुर्खियों में आ जाती है। इस सीरीज में भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक जरिया है, वो है उन सभी गेम्स को सरवाइव करना, और उन गेम को हारने की सिर्फ एक सजा है, सजाए मौत। इन गेम्स को किसी प्लेग्राउंड में नहीं खेला जाता, मगर एक पूरी दुनिया ही इसका प्लेग्राउंड है। एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 में क्या होने वाला है, कौन से नए गेम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन जिंदा बचेगा, कौन मर जाएगा, और प्रीवियस सीजन से हमें कौन से प्लेयर इस बार देखने को मिलेंगे, क्या बॉर्डरलैंड के कॉन्सेप्ट को दोबारा से लाया जाएगा या इन गेम्स को रियल वर्ल्ड में खेलने वाले हैं, इन सारे सवालों के जवाब देगी आपको ये वीडियो, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनाटो को। सीजन 3 में जंप मारने से पहले आज एक बार सीजन 1 और 2 का रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी टाइम हो गया है। तो क्या चल रहा था एलिस इन बॉर्डरलैंड में? वैसे तो इस सीरीज को सीजन 2 के एंड के साथ में ही टोटली खत्म कर दिया गया था, मगर फिर भी ये सवाल है कि सीजन 3 में क्या होगा, क्योंकि एलिस इन बॉर्डरलैंड एक लाइव एक्शन एडेप्शन है जो कि एक मांगा से ली गई है, और मांगा के अंदर सीजन 2 के ऊपर ही इस सीरीज को एंड कर दिया गया था। लेकिन नेटफ्लिक्स इसका सीजन 3 निकाल रहा है अपने खुद के दम पर, यानी कि मांगा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो सीजन 3 में हमें देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज में हमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि काफी सारे मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये सीरीज आपको हर दूसरा गेम देखने पे मजबूर करती है, ये जानने के लिए नहीं कि इसके अंदर कौन मरने वाला है, बल्कि ये जानने के लिए कि जो जिंदा बचेगा वो बचे भी कैसेगा, क्योंकि इसके गेम एक्चुअली बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग और आपके 1000+ ओरा को 1000+ IQ से मिला देने वाले हैं। सीजन 1 में जब एलिस इन बॉर्डरलैंड की शुरुआत होती है तो हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स से, आरिसु और उनके 2 फ्रेंड्स चोटा और कारुबे। ये तीनों दोस्त टोक्यो में रहते हैं और वो तीनों दोस्त मजे करते करते सबवे के एक बाथरूम में जाके वो छुप जाते हैं, और उसके बाद जो होता है वो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उन तीनों को कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में क्या हुआ था, मगर स्पॉइलर अलर्ट, एक्चुअली उस वक्त टोक्यो में एक बहुत बड़ी मिसाइल गिरती है जिससे वो पूरा टोक्यो तबाह हो जाता है। लेकिन ये सब हमें सीरीज के बहुत एंड में दिखाया जाता है। सीरीज के उस फर्स्ट एपिसोड में जब वो तीनों लड़के उस बाथरूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि टोक्यो का वो सबसे बिजी क्रॉसओवर पूरी तरीके से खाली हो गया है, जबकि वो क्रॉसओवर ही नहीं बल्कि टोक्यो और पूरी दुनिया में ही इस वक्त उन तीनों के अलावा कोई नहीं है। वो तीनों लड़के जैसे तैसे उस शहर में घूमते हैं, किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ऐसे करते करते वो इंट्रोड्यूस होते हैं अपने फर्स्ट गेम से। उन गेम्स के अंदर जो भी हार जाता है एक लेजर उनके सर के ऊपर आके गिरती है और वो हमेशा के लिए मारे जाते हैं। उन प्लेयर्स को जीतने के बदले रिवॉर्ड मिलता है कुछ भी नहीं, आपकी जान बख्श दी गई है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक चीज जरूर मिलती है, वो है आपके वीजा के अंदर टाइम प्लस, ताकि उस समय में आप जैसे तैसे अपनी अधमरी जिंदगी को सरवाइव करें, खाने के लिए हंट करें या चोरी करें, कुछ भी करें, और अगले गेम में मरने के लिए तैयार हो जाएं। अगर वीजा में आपके दिन खत्म होते हैं तो आप वहीं पे जान से मारे जाओगे। उन्हीं दिनों को बचाने के लिए आपको गेम्स को खेलना पड़ता है, और उन गेम्स को क्लियर करके ही आप रियल वर्ल्ड में पहुंच सकते हो। इन्हीं गेम्स के अंदर हमें हमारी दूसरी मेन प्रोटैगनिस्ट मिलती है, उसागी। उसागी एक माउंट क्लाइंबर थी जो कि अपने डैड के साथ में माउंट क्लाइंबिंग किया करती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके डैड मारे जाते हैं। इस कारण से वो अकेले ही रहना पसंद करती हैं और किसी के साथ टीम अप नहीं करती। मोस्टली गेम वो अकेले ही सरवाइव करने के लिए जाती हैं, लेकिन हमारे आरिसु का इतना ज्यादा ओरा है कि वो उसागी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। ऐसे कद्दू का ओरा है उनका, सीरीज में वो मरने वाले थे तो उसागी उनकी जान बचाती है कि वो मर जाएगा, रपट जाएगा, भूखमरी से ही मारा जाएगा, और उसी पॉइंट से इन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है, जो साथ में गेम्स खेलने लगते हैं, सरवाइव करने लगते हैं। इस सीरीज में जितने भी गेम्स खेले गए हैं वो इतने ज्यादा टाइप के गेम है कि सभी मेन प्रोटैगनिस्ट सभी गेम्स में नहीं जाते। कुछ मेन प्रोटैगनिस्ट कुछ गेम्स को खेलते हैं और बचे हुए कुछ गेम्स को खेलते हैं। इन गेम्स को खेलने का इकलौता मकसद है कार्ड्स को कलेक्ट करना। एक डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, और यहाँ पे भी 52 अलग अलग गेम को सरवाइव करके उन सभी कार्ड्स को इकट्ठा करना होता है। जो उन कार्ड्स को इकट्ठा करेगा वो इस बॉर्डरलैंड से बाहर जाने की चाबी को अनलॉक कर लेगा। इन्हीं कार्ड्स को कलेक्ट करते करते जो हमारा छोटा सा मेन ग्रुप था उनको मिलता है एक बहुत बड़ा ग्रुप, द बीच। द बीच एक ऐसी जगह है जहाँ बॉर्डरलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स ग्रुप बना के रहते हैं। वो सभी मिलकर गेम्स को क्लियर करते हैं, कार्ड्स को इकट्ठा करते हैं, और उनके लीडर जिनका नाम था हेटर उनको दे देते हैं। बाकी हेटर को इतना हेट देते हैं कि उनकी गुद्दी भी चटका दी जाती है, वो एक हेडशॉट से मारे जाते हैं। उन्हीं के एक बॉडीगार्ड थे अगुनी, जो कि सीरीज के स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत बुरे दिखते हैं, क्योंकि उनको हेटर की जगह लेनी थी और बीच का किंग बनना था। लेकिन एक्चुअली अगुनी कोई बुरे इंसान नहीं थे, और इसी चीज का एहसास द विच गेम के अंदर आरिसु उनको कराते हैं उनकी जान बचाकर। और उसके बाद आखिरी गेम
गेम्स तक सर्वाइव करने में आगोनी पूरी टीम की बहुत मदद करते हैं। इन सभी गेम्स के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसने पूरा ही सो स्टील कर लिया। बस इतना कहता हूँ कि जैसे स्क्विड गेम के अंदर हमारे लेजेंडरी थैनोस ने सो स्टील कर लिया था, एलिस इन बॉर्डरलैंड के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है चीसिया को। ये एक ऐसा इंसान है जो इतना ओरा गेन करता है, इतना ओरा गेन करता है। लेजेंड्स का तो ये कहना है कि वो आज तक ओरा गेन करने लगे हुए हैं। चाहे कितना ही डेडलीस्ट, खतरनाक, अनसर्वाइवेबल गेम हो, वो इंसान उस गेम को ऐसे सर्वाइव करके आता है जैसे उनके लिए मजाक हो। इस सीरीज की सबसे ज्यादा फन बात यही है कि इतने डेडली गेम को आखिर प्लेयर सर्वाइव करते कैसे हैं। इन्हीं प्लेयर्स के साथ में कुछ और प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि कुनिया, टाटा, निरागी। इन प्लेयर्स में से भी कुछ काफी ज्यादा डेडली हैं, खतरनाक हैं, बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ मर्डरर हैं, कुछ सीरियल किलर्स हैं, कुछ प्यारे हैं। सीजन 2 का एंड आते आते बहुत से इनमें से प्लेयर्स मारे जाते हैं। कुछ खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं दूसरों के लिए, तो कुछ दूसरों की जान ले लेते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। लास्ट गेम को खेलने के लिए जाते हैं आरिसु और उसागी। लास्ट गेम एक्चुअल में कोई डेडली या ब्रूटल गेम नहीं था, मगर ये गेम साइकोलॉजिकल गेम था। इस गेम का नाम था क्वीन ऑफ हार्ट्स, जिसकी गेम मास्टर थी मीरा कानो। इस गेम का सिर्फ एक रूल था कि इस गेम को फिनिश करना है। हाँ, जीतना मायने नहीं रखता था, आपको सिर्फ इस गेम को खेलना है और एंड करना है। बट एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम था। मीरा जो गेम मास्टर थी वो सिर्फ ना आरिसु को जबकि ऑडियंस को भी पागल बनाने में सबसे आगे थी। इस लास्ट एपिसोड में इतना कुछ दिखाया गया कि ऑडियंस को बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया गया था कि बॉर्डरलैंड की सच्चाई क्या है, एक्चुअल में चल क्या रहा है। कभी बहुत ज्यादा फ्यूचर दिखा दिया जाता था, कभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखा दी जाती थी जिसने ऑडियंस का एक्चुअल में दिमाग फिरा दिया था। एक फाइनली टाइम ऐसा आ गया था जब मीरा आरिसु को इतना ज्यादा कन्विंस कर लेती है कि वो इस गेम को छोड़ने ही वाले थे, लेकिन उसागी अपनी पूरी कोशिश करके उनको वहां पे बचा लेती हैं। उनकी उस झूठी दुनिया से आरिसु को बाहर ले आती हैं और फाइनली आरिसु उस गेम को खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ में पूरे 52 कार्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है आरिसु से, और ये सवाल हर उस विनर से पूछा गया था जो अब तक इस बॉर्डरलैंड के अंदर जीता था। नाउ अब प्लेयर्स को बहुत बड़ी चॉइस दी जाती है, या तो हमेशा के लिए इस बॉर्डरलैंड के सिटीजन बन जाओ या फिर सब कुछ छोड़ के अपने रियल वर्ल्ड में वापस चले जाओ। और एक्चुअल में इस बॉर्डरलैंड के अंदर जितने भी गेम मास्टर्स थे वो सभी विनर रह चुके थे बॉर्डरलैंड के, और उन सब ने फैसला लिया था यहाँ का सिटीजन बनने के लिए। इस कारण से उन सभी को एक एक फेस कार्ड पकड़ा दिया जाता है और वो गेम मास्टर बन जाते हैं उन सभी गेम्स के। लेकिन आरिसु उनके ऑफर को मना कर देते हैं और फैसला लेते हैं अपने रियल वर्ल्ड में जाने का। और हमें एंड में पता लगता है कि ये पूरी सीरीज, ये पूरा बॉर्डरलैंड सिर्फ 1 मिनट का गेम था, क्योंकि उसके बाद जितने भी प्लेयर्स जो गेम खेल रहे थे उनकी आंख खुलती है रियल वर्ल्ड के हॉस्पिटल में। तो हुआ ये था कि जब तीनों प्रोटैगनिस्ट हमारे बाथरूम के अंदर थे तो टोक्यो के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाइल गिरती है जिससे पूरा टोक्यो तबाह हो जाता है। उसी वक्त जो लोग उस जगह पे प्रेजेंट थे उनमें से लाखों लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे थे। और तभी इंट्रोड्यूस कराया गया बॉर्डरलैंड को। उन सभी इंसानों को बॉर्डरलैंड में ले जाया गया और बॉर्डरलैंड से जो भी जिंदा बचता वो रियल लाइफ में हॉस्पिटल में जाग जाता, और बॉर्डरलैंड में जो मारा जाता वो कभी भी रियल लाइफ में नहीं जागता और उसकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो जाती। और जब बॉर्डरलैंड को जीत लिया गया था तो पूरे बॉर्डरलैंड के अंदर पटाखे फटते हैं। एक्चुअल में ये एग्जैक्टली वो सीन था जब टोक्यो में मिसाइल गिर रही थी। तो पूरे बॉर्डरलैंड के अंदर जो टाइम बिताया गया था वो रियल लाइफ का सिर्फ 1 मिनट का टाइम था। तो बॉर्डरलैंड के अंदर जीतने वाले लोग रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं, मगर एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ में। उन्होंने जो भी बॉर्डरलैंड में किया उस बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। हाँ, उन सभी की याददाश्त मिट चुकी थी। और ये बॉर्डरलैंड का रूल था कि अगर आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो आपको यहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहने वाला। मगर फिर भी समहाउ आरिसु को इस बारे में थोड़ा थोड़ा याद था। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि फाइनल गेम को बीट करने वाले आरिसु और उसागी थे, मगर फिर भी उसागी को इस बारे में कुछ याद नहीं था और उनने आरिसु को रियल लाइफ में पहचानने से भी मना कर दिया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट को एक्चुअली बीट करने वाले आरिसु थे, ना कि उसागी। सीरीज का जब एंड होता है तो लास्ट के अंदर टेबल के ऊपर जितने भी पत्ते रखे थे वो हवा के झोंके के आने से उड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में जो पत्ते उड़ते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं जो कि सीजन 1 में थे। उसके बाद में बचे हुए फेस कार्ड उड़ जाते हैं जो कि सीजन 2 में थे। और लास्ट में हमें टेबल पे देखने को मिलता है एक जोकर कार्ड। वैसे तो नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को ऑफिशियली यहाँ पे एंड कर दिया था और ये कोई क्लिफ हैंगर एंडिंग नहीं थी, क्योंकि इसको एडॉप्ट किया गया था मांगा से। और मांगा में भी जोकर कार्ड था, लेकिन वो कोई गेम मास्टर नहीं था। वो जोकर कार्ड एक्चुअल में एक फेरी मैन था जो कि प्लेयर्स को बॉर्डरलैंड से रियल वर्ल्ड तक ले जाने का काम करता था। तो उस पॉइंट पे इस सीरीज को टोटली एंड कर दिया गया। मगर जब इस सीरीज ने अपना एक्चुअल पोटेंशियल रीच किया, जब जनता को एक्चुअली समझ आया कि ये सीरीज कितनी ज्यादा इंसेन है, तो नेटफ्लिक्स ने दोबारा से फैसला किया कि आ जाओ इस सीरीज को दोबारा जिंदा करते हैं। मगर फिर भी एलिस इन बॉर्डरलैंड के 2 स्पिन ऑफ जरूर हैं, एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई और एलिस इन बॉर्डरलैंड रोड। मगर उन दोनों का इस सीरीज से क्या लेना देना है वो हम बात अब करने वाले हैं, क्योंकि आ जाओ अब बात कर लेते हैं कि सीजन 3 में एक्चुअली क्या होने वाला है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि इस सीरीज को रिलीज कर दिया जाएगा 25 सितंबर
2025। मगर पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि सीरीज को डिले करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक नेटफ्लिक्स ने इसके बारे में कुछ खास जिक्र किया नहीं है और हमें इसका कोई ऑफिशियल ट्रेलर देखने को नहीं मिला है। हालांकि फिर भी एक टीजर जरूर हमें देखने को मिला है। तो आज देखते हैं कि उस टीजर के अंदर हमें क्या दिखाया गया है और अपकमिंग गेम्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि 4 मेन कैरेक्टर्स हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेटली आरिसू, उसागी और उसके बाद में एन और बांदा। एन भी काफी ज्यादा स्मार्ट थी और खूबसूरत भी थी डेफिनेटली। उन्होंने भी बॉर्डरलैंड को सर्वाइव कर लिया था। मगर एक सेकंड, बांदा का क्या? अगर आप बांदा को भूल गए तो बांदा एक वो कैरेक्टर था जिसको हमें दिखाया गया था जैक ऑफ हार्ट्स के अंदर, जिस गेम में आपके कॉलर के पीछे एक सेब बनी होती है और खुद आप उसको नहीं देख सकते। तो आपको दूसरे इंसान पे ट्रस्ट करना होगा क्या एक्चुअली उसने आपकी सही सेब बताई है, और आपने अगर वो सेब ठीक गेस कर दी तो आप सर्वाइव कर दोगे, नहीं तो मारे जाओगे। बांदा एक्चुअल में एक सीरियल किलर थे। उन्होंने काफी लोगों का मर्डर किया है, काफी लोगों की जान ली और इसी कारण से उनको बॉर्डरलैंड में धकेला गया था। और वो उस जैक ऑफ हार्ट्स को क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से गायब हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें पूरे सीजन 2 में कहीं नहीं देखा जाता। लेकिन लगता है कि सीजन 3 में वो बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि सीजन 3 बेस्ड होने वाला है जोकर कार्ड के ऊपर और जोकर एज एक गेम मास्टर के रूप में सीरीज हमें दिखाने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बॉर्डरलैंड के कॉन्सेप्ट को सीजन 3 में दोबारा से लाया जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉर्डरलैंड में जाने का एक ही तरीका है, जब आप अपनी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं तो दोबारा से किसी तरीके का अटैक होना, प्लेयर्स का दोबारा से ऐसी स्टेज पे जाना एंड बॉर्डरलैंड में घुस जाना, ये चीज सीरीज को एक रिपीटेटिव मोड पे डाल देगा, जो कि एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा बोरिंग और बेकार बना देगा। क्योंकि अभी तक जो एंडिंग हमें देखने को मिली है उसने ऑडियंस का दिल जीता हुआ है। ये सीरीज ऑलरेडी अच्छी एंडिंग पे है और सीजन 3 की एंडिंग अगर बेकार कर दी नेटफ्लिक्स ने तो ये पूरी सीरीज एक ड्रॉप डाउन ले जाएगी। तो क्या इसका मतलब जो गेम्स खेले जाएंगे वो रियल वर्ल्ड में खेले जाने वाले हैं? मे भी ऐसा हो सकता है। और या फिर हमने जो 30 सेकंड के टीजर में देखा वो बहुत ही अलग चीज को बयां करता है। अकॉर्डिंग टू दैट टीजर हमें मे भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि सीजन 3 में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा बॉर्डरलैंड की डिफरेंट टाइमलाइंस को। क्योंकि यहाँ पे एक आरिसू एक गेट के सामने खड़े हैं, जो गेट एक्चुअल में एक पोर्टल लगता है और आरिसू के कपड़ों को देख के ये आइडिया लगाया जा सकता है कि वो ऑलरेडी कुछ गेम्स खेल चुके हैं और वो अब पोर्टल से पोर्टल ट्रेवल कर रहे हैं बॉर्डरलैंड की एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन तक। लेकिन ऐसा क्यों? अब मैं बताता हूँ कि जो 2 स्पिन ऑफ्स हैं उसका इस सीरीज से क्या लेना देना। तो उनमें एक स्पिन ऑफ है एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई, जिसके अंदर आरिसू और उसागी मैरिज कर लेते हैं और उनका एक छोटा सा बेबी है। नाउ हो सकता है कि इस सीजन के अंदर जो उसागी हैं वो समहाउ अपने बेबी के साथ किसी बॉर्डरलैंड में फंस गई हैं और अब आरिसू टाइमलाइन टू टाइमलाइन ट्रेवल कर रहे हैं उस बॉर्डरलैंड को ढूंढने के लिए जिसमें उसागी फंसी हुई है। तो सीजन 3 में हमें कौन से गेम्स देखने को मिलेंगे? ये टीजर की झलक में हम एक्चुअली आइडिया लगा सकते हैं। इस टीजर में हमें आग की लपटें देखने को मिल रही हैं, जो आग की लपटें एक्चुअली मांगा के फर्स्ट गेम में है, जिस गेम का नाम है गुड फॉर्च्यून बैड फॉर्च्यून। ये गेम खेला जाने वाला है टेंपल एरिया में। जापान में ऐसा एक्चुअली होता है कि टेंपल एरियाज के अंदर आप फॉर्च्यून निकाल सकते हो। फॉर्च्यून आपका एक चिट में लिखा हुआ आता है। तो इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं, सभी प्लेयर्स को अपने लिए फॉर्च्यून निकालना है। वो फॉर्च्यून ये फैसला करेगा कि आपसे पूछे जाने वाला सवाल कितना हार्ड या कितना इजी होगा। जितना अच्छा फॉर्च्यून उतना इजी सवाल, और आपके सवाल के हर गलत जवाब के ऊपर आपको आग लगी हुई एरोज से शूट किया जाएगा। जितना ज्यादा गलत जवाब उतनी ज्यादा एरोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जिसका सही जवाब है 100, लेकिन अगर आप जवाब देते हो 103 या फिर 97, तो आपका आंसर राइट आंसर से कितना क्लोज होगा उतनी एरोज आप पे छोड़ी जाएंगी, यानी कि 3 एरोज। इस गेम को एंड करने का एक ही तरीका है, या तो सभी प्लेयर्स अपनी फॉर्च्यून टिकट्स को निकाल लें या फिर सभी प्लेयर्स मारे जाएं। तो आरिसू इस गेम को कैसे सर्वाइव करने वाले हैं? तो उस एरिया में हमें कुछ नीचे टनल्स देखने को मिलती हैं, जो टनल्स नीचे बंकर से कनेक्ट करती हैं। तो डेफिनेटली वो उनके अंदर जाके छुपेंगे और वहां अपने आपको बचाने की कोशिश करेंगे। ये सब हमें मांगा में देखने को मिला था। बाकी नेटफ्लिक्स क्या करने वाला है नहीं पता। और एक बात मैंने कही थी कि सभी गेम्स के अंदर सभी प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आखिर इस गेम के अंदर कौन से प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं? क्योंकि ये मांगा का फर्स्ट गेम था, तो इसके अंदर हमारे 3 मेन प्रोटैगनिस्ट्स गए थे, आरिसू, चोटा और कारुबे। मगर चोटा और कारुबे तो सीजन 1 में ही मारे जा चुके हैं और इस गेम में था उनके साथ एक अननोन प्लेयर, जिस अननोन प्लेयर को एक्चुअली हम इस टीजर में भी देख सकते हैं, जो कि इस वक्त व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसी गेम के अंदर चोटा जख्मी हो गए थे, उनके पाँव में आग लग गई थी और हो सकता है कि इसी कारण से ये 4th अननोन प्लेयर भी व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी इनके भी पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो चांसेस है कि यही गेम हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। अगला गेम हो सकता है 2 ऑफ हर्ट्स। टीजर में हमने एक सबवे सीन देखा था और 2 ऑफ हर्ट्स को भी ट्रेन स्टेशन पे ही खेला गया था, जिसके अंदर हर एक प्लेयर को एक अलग ट्रेन में एंटर करना होगा। हर एक ट्रेन के अंदर 4 बॉक्सेस हैं, यानी कि 4 बग्गी हैं, जिन 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स के अंदर लीथल गैस भरी हुई है। अगर आप उस बॉक्स में बिना मास्क के
घुसे तो आपका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। हर प्लेयर को एक मास्क और 3 सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं जो कि उनको 5 मिनट की ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एक बार जब प्लेयर किसी बॉक्स के अंदर घुस जाएगा तो वो ट्रेन का बॉक्स अगले 5 मिनट तक नहीं खुलने वाला, यानी इस पॉइंट पे उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज करना ही होगा। और हर प्लेयर को उस ट्रेन के चारों बॉक्सेस में जाना होगा। उन चारों बॉक्सेस में से एक में लीथल गैस है, 3 सिलेंडर है जिनमें से एक 5 मिनट की ऑक्सीजन देता है, यानी कि 20 मिनट में से 15 मिनट की ही ऑक्सीजन आपके पास है। तो प्लेयर्स को अब ये शुक्र मनाना होगा कि उनका 4th वाला बॉक्स वो बॉक्स ना हो जिसके अंदर एक्चुअली पॉइजन गैस है, क्योंकि अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इस गेम को क्लियर करने का इकलौता तरीका है जब वो चारों बॉक्सेस में से जिंदा बाहर आ जाएंगे। वेल, ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, लेकिन इस गेम को क्लियर करने का एक्चुअली एक तरीका है, और वो तरीका है कि हर बॉक्स के अंदर एक प्लांट रखा हुआ है, और जिस बॉक्स के अंदर एक्चुअल में लीथल गैस है उसका प्लांट मुरझा चुका है और बचे हुए तीनों प्लांट अच्छे हैं। तो प्लेयर्स ने अगर इस चीज को नोटिस कर लिया तो वो बच जाएंगे, नहीं तो वो मारे जाएंगे। वेल, नाउ सबसे बड़ा सवाल आता है कि जोकर एक्चुअली कौन होने वाला है, क्योंकि टीजर के अंदर हमें एक मिस्टीरियस अननोन फिगर को दिखाया गया है, यानी इस इंसान का चेहरा अभी तक नहीं दिखाया। तो ये इंसान कौन है? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद बांदा है, क्योंकि सबसे पहले तो ये प्लेयर गायब हो गया था सीजन 2 से। सेकंड, ये प्लेयर बहुत ज्यादा ब्रूटल है, किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकेगा, और इस प्लेयर का बॉडी फिगर और इस अननोन प्लेयर का बॉडी फिगर भी आपस में काफी ज्यादा मेल खाते हैं। वेल, ऐसा होता है तो कमाल की बात है, बाकी नेटफ्लिक्स कुछ ना कुछ क्रेजी जरूर करेगा जिसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। ये 30 सेकंड का टीजर तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है, और मैंने भी सीखा। जब स्क्विड गेम के सीजन 3 का टीजर हमें देखने को मिलता है तो उसमें हमें पता लगता है कि वो बोल वाला गेम एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जो नेटफ्लिक्स ने आज से 3 महीने पहले ही हमें उनकी एक वीडियो में दिखा दिया था, जब वो ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि 2025 में कौन सी मूवीज आएंगी। तो हाँ, उस वीडियो के अंदर भी एलिस इन बॉर्डरलैंड का जिक्र किया गया है, और उस वीडियो के अंदर जो लेडी है जो सभी मूवीज या सीरीज को इंट्रोड्यूस करा रही है, एलिस इन बॉर्डरलैंड के अंदर वही लेडी उसागी बनी है, और इस वक्त उसागी उन लेजर्स से बचती हुई एक रूम से भाग रही है। ये वो लेजर्स हैं जो बॉर्डरलैंड में आसमान से नीचे गिरा करती थी, मगर इस वक्त वही लेजर्स एक रूम की छत से नीचे गिर रही हैं। और यही पॉइंट देख के मेरे को लगा था कि अपकमिंग गेम्स बॉर्डरलैंड में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में खेले जाएंगे। यहीं पे हमें बिल्कुल 1 सेकंड का बहुत छोटा सा सीन देखने को मिलता है रूफटॉप से, जिसके अंदर जमीन के ऊपर एक कार्ड बना हुआ है। वो कार्ड है 8 ऑफ हार्ट्स, मगर इस कार्ड को देख के बिल्कुल भी मेरे बात समझ नहीं आई। सबसे पहले तो 8 ऑफ हार्ट्स ऑलरेडी खेला जा चुका है, जो कि था हमारा विच हंट, जिसके अंदर विच को ढूंढना था और उसको आग लगा देनी थी, जिसके अंदर भी बहुत से प्लेयर्स मारे गए थे। लेकिन अगर ये 8 ऑफ हार्ट्स होता भी तो इसके ऊपर 8 हार्ट्स तो नहीं बने हुए हैं, इसके ऊपर हार्ट्स तो मैं सिर्फ 4 कोनों में देख सकता हूँ। तो अगर ये 8 की जगह 4 ऑफ हार्ट्स भी होता तो 4 ऑफ हार्ट्स भी ऑलरेडी खेला जा चुका है, जो गेम था हमारा डिस्टेंस, जिसके अंदर हमारे एक्चुअली चोटा और कारुबे मारे गए थे। तो वेल, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि नेटफ्लिक्स किस चीज की तैयारी पे लगा हुआ है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये मत सोचना ये मिस्टेक है, डेफिनेटली ये जानबूझ के किया गया है। वेल, आई एम एक्साइटेड फॉर द सीजन 3। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना सीजन 5, ताकि मैं समझ जाऊं इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। वीडियो लाइक जरूर करना क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को, और हाँ, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। पीस आउट।